Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12th में आपका एटम्स करके दिया हुआ है और इसको बाद में फिर हम लोग ऑनर्स एमएससी लेवल तक ले जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, एटॉमिक मॉडल्स पहले देखते हैं। तो आपको एटम्स की डिस्कवरी का पता होगा, तो हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। आपको सबसे पहले पता होगा कि 1808 में जॉन डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी आया था। ठीक है, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो इसके पहले 1808 से पहले हम लोग समझते थे कि मैटर है सो लगातार है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखते थे तो लगता था ये सिंगल पीस है। जैसे हम कोई कलम ही देखें, किसी पेन को देखें तो लगेगा कि ये यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल पीस है, ये कंटिन्यूअस नज़र आ रहा था। लेकिन ऐसी बात थी नहीं। डाल्टन्स ने 1808 में सबसे पहले ये बताया कि जो भी मैटर है मेरा, वो मैटर मेरा डिसकंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है। ये लगातार नहीं है बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, और जो सबसे छोटा टुकड़ा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेरा एटम कहला रहा है। ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल को एटम का नाम दिया गया जॉन डाल्टन्स के द्वारा। बाद में ये भी पता चला कि एटम अब सबसे छोटा नहीं है, एटम के भीतर बहुत सारा छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। तो करीब 210 तरह का 210 डिफरेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज अब तक हो चुकी है, जिसमें लेकिन तीन ही नाम इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। ये तीन नाम इम्पोर्टेंट है। बाकी सारा जो पार्टिकल है वो सारा अनस्टेबल होता है, वो डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस में हमें मिलता है। ठीक है, तो अभी उनकी चर्चा नहीं करनी है, वो आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे, अलग से न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के सेक्शन में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी भी डिस्कवरी के लिए हमको पता होगा कि कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई और फिर एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। इसी कैथोड रेज से हमें इलेक्ट्रॉन का पता चला और कैथोड रेज से प्रोटॉन का पता चला। ठीक है, बाद में हमें फिर जेम्स चैडविक के द्वारा एक और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन्स का पता चला। ठीक है, तो शुरू में तो हम बोलते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन नहीं, एटम के भीतर भी और भी छोटा छोटा फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद है। ओके, तो जब इन फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हो गई तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हुआ कि अब एटम का मॉडल कैसा है, इस एटम के भीतर ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस रूप में है, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन उठने लगा। मतलब हमें एटम का मॉडल बनाना होगा कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किया गया अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। हम कुछ नाम देखते हैं। तो सबसे पहला मॉडल आया जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर मॉडल, फिर बोर्स का मॉडल आया, फिर सोमरफेल्ड का मॉडल आया, फिर लीनियर हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉडल आया, फिर लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। हम लोग एक एक करके सारे मॉडल्स को देखेंगे। ठीक है, हमें 12th में केवल रदरफोर्ड्स मॉडल और बोर्स मॉडल का ही स्टडी करना है। हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे आएंगे तब हम एटम के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को करेक्टली डिफाइन कर पाएंगे। बाकी सारे मॉडल्स में सर्टेन ड्रॉबैक है, वो सारा ड्रॉबैक आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अप्रोच को यूज करेंगे
तब हम लोग एटम के सही स्ट्रक्चर तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके किस कैसे ये एटम का डिफरेंट मॉडल्स आया और किस में क्या स्पेशल बातें थी और क्या क्या उनमें ड्रॉबैक भी था। सारे चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जे थॉमसन के प्लम पडिंग मॉडल पे। ओके, तो हम लोग सबसे पहला मॉडल देखते हैं जो जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल है। चलिए, तो इनके हिसाब से क्या थी बातें? इनके हिसाब से थी कि जो एटम है आपका वो स्फेरिकल है शेप में। ठीक है, सबसे पहली बातें आई कि इन्होंने एटम को माना कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, उसके बाद जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, इंटायर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आप जान रहे थे प्रोटॉन पे था, और जो इसका मास है, ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। जो भी पॉजिटिव चार्ज है और जो मास है वो पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इसमें इम्बेडेड है लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। हम वाटरमेलन देखते हैं जिसमें रेडिश पोर्शन जो होता है वो हमारे खाने का पोर्शन रहता है, रेडिश, और जो उसमें ब्लैक सीड्स है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। ठीक है, तो जो रेडिश पोर्शन है वो इसका पॉजिटिव चार्ज हम इमेजिन करेंगे, वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस ब्लैक सीड्स के रूप में इम्बेडेड है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्लम पडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम पडिंग मॉडल इसको हम लोग इसी कारण से बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें इम्बेडेड है। ओके, तो ये दो मुख्य बातें हो गई। अब इस मॉडल से हम लोग कुछ घटना तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए, जैसे थर्मो आयनिक इमिशन है। थर्मो आयनिक इमिशन के बारे में आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी जानते हैं, जब कोई लाइट इंसिडेंट होता है किसी मेटल के सरफेस से तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। आयोनाइजेशन का प्रोसेस आप जान रहे हैं, आयन बनना, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एटम आयनाइज्ड हो जाएगा। तो ये सब कुछ घटना थी जिसको हम थॉमसन के प्लम पडिंग मॉडल से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये मॉडल कुछ इसमें जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक ये है कि कुछ ही दिनों के बाद अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ जीजर मार्सडेन और रदरफोर्ड के प्रेजेंस में। तो ये उस स्कैटरिंग को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल जो लाइंस है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उस समय पता था, उसका भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें कैसे प्राप्त होता है। उस घटना को भी जे थॉमसन के प्लम पडिंग मॉडल से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम आगे सब चीज़ सीखेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की क्या खास बात थी। ठीक है, तो कुछ घटना तो एक्सप्लेन हो पाया, कुछ घटना एक्सप्लेन नहीं हो पाया। तो ये लेकिन एक इनिशियल कंसेप्ट दिया गया जे थॉमसन के द्वारा कि हम एटम को इस रूप में इमेजिन कर सकते हैं। ये पहला मॉडल हो गया जे थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल। उसके बाद जो मेन एक्सपेरिमेंट हुआ वो रदरफोर्ड के कारण हुआ। अब थोड़ा उसके बारे में सीखते हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और इसी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है हमारा रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, दैट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट मॉडल। तो देखिए इसमें क्या खास बात थी कि अंडर द गाइडेंस ऑफ रदरफोर्ड के गाइडेंस में ये 1911 में ये घटना घटी थी। जीजर और मार्सडेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था
रदरफोर्ड के गाइडेंस में। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स अब यहाँ पे क्या है, तो अल्फा पार्टिकल्स है जो हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 4। ठीक है, इसका मतलब कि इसके सेंटर में आप देखेंगे तो 2 प्रोटॉन होगा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहा होगा, और इसके भीतर 2 न्यूट्रॉन भी है क्योंकि मास नंबर 4 है। ठीक है, हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देंगे तो सिर्फ हमें हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, तो इस पे +2 यूनिट चार्ज हो जाएगा He++। ठीक है, तो He++ जो हुआ इसी का नाम हम लोग अल्फा पार्टिकल देते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस सिर्फ है जिसपे +2 यूनिट चार्ज है और +4 यूनिट इसका मास है। तो इसी अल्फा पार्टिकल को लेके जिसको हम लोग इमिट कहाँ से करवाएंगे, तो बिस्मथ है एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। इसी रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा बीटा गामा आप पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी, या नहीं पढ़े होंगे तो अगले चैप्टर न्यूक्लियाई में आप देखेंगे इसके बारे में। तो इसी रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स का जो इमिशन हुआ उसको इन्होंने क्या किया, कॉलिमेटेड इन टू ए नैरो बीम, एक पतला बीम बना के लेड ब्रिक से हम लोग इसको पतला बीम में कन्वर्ट करेंगे, और इसको हम लोग एक छोटे से एक पतले गोल्ड फॉयल से जिसका थिकनेस 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर था, एक पतले गोल्ड फॉयल पे इन्होंने बम्बार्ड कराया। ठीक है, हम लोग आगे इसका फिगर भी देखेंगे कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे डायग्राम देखते हैं कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब इस अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट के बाद वो किधर स्कैटर्ड हुआ है उसको हम लोग देखे हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन से और एक माइक्रोस्कोप लगा के। आप पहले डायग्राम देख लें तब आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिए, ये बिस्मथ था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला होगा हर डायरेक्शन में, इसको हम नैरो बीम में कन्वर्ट किए, एक पतले बीम में कन्वर्ट कर दिए लेड ब्रिक्स की सहायता से। लेड का ब्रिक्स ईंट लगा के हम नैरो बीम में कन्वर्ट कर लिए, और नैरो बीम को एक थीन गोल्ड फॉयल पे गिरने दिए। थीन ये गोल्ड फॉयल है। अब ये यहाँ पे बम्बार्ड हुआ। बम्बार्ड होने के बाद अब देखें कि अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद किधर स्कैटर्ड हो रहा है, तो ये अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड होगा। तो मान लेते हैं ये थीटा एंगल पे इधर स्कैटर्ड हो रहा है, इधर चला जा रहा है, कुछ सीधा निकल जा रहा है, कुछ टकरा के इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ मेरा एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये डिटेक्टर क्या है, तो ये डिटेक्टर है, इस पे जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग चढ़ा हुआ है। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है, जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल उससे टकराएगा तो वहाँ पे चमक उत्पन्न होगी, तो उस चमक से हम समझेंगे कि अल्फा पार्टिकल आके यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है। और इस चमक को हम देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए हम ऐसो एक माइक्रोस्कोप भी लगाए हुए हैं। ठीक है, डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, और ये जिंक सल्फाइड है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्कैटर्ड हो रहा है, तो इस दिशा में भी टकरा के लौट भी रहा है, वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है। क्लियर, तो ये आपका रफ स्केच हो गया एक्सपेरिमेंट का, किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या किया गया, तो एक ग्राफ बनाया गया। ठीक है, ग्राफ बनाया गया कि कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहा है और किस एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राफ क्या है, तो ग्राफ जो है एक ग्राफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, कितना अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहा है एट डिफरेंट एंगल्स।
अलग अलग एंगल पे इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास समय में। देखिए, तो एलोंग एक्स एक्सिस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के एलोंग नंबर ऑफ, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है थीटा, कितने एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है, तो 0 से लेके हम 180 तक ले गए। और इधर एलोंग वाई एक्सिस हम लोग नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड इन ए गिवन टाइम इंटरवल, ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स एलोंग वाई एक्सिस, तो ये 10, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 4, इस तरह से ये है। ठीक है, तो इधर एंगल हो गया कि कितने एंगल पे स्कैटर्ड हो रहा है। तो ग्राफ जो ड्रॉ किया गया तो देखा गया कि ग्राफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आया। तो इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि छोटे एंगल पे, कम एंगल पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा है, स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिक्रीज करता चला जा रहा है। ओके, तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा एंगल पे बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहा है। तो इस ग्राफ को हम समझ गए। अब इसके बाद हम लोग इसके आधार पे कंक्लूजन निकालेंगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखा गया ऑब्जर्वेशन में, उस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा चले जाते हैं, क्योंकि कम एंगल पे जो स्कैटरिंग कम एंगल पे देखे हैं कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपका सीधा निकल जा रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया। और वेरी फ्यू, ज़्यादा एंगल पे स्कैटर्ड जो पार्टिकल्स है वो कम है, तो ओनली अबाउट 0.14%। ठीक है, 0.14% जो है वो 1 डिग्री से स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब यहाँ से आए और बहुत ही स्लाइट 1 डिग्री से ये स्कैटर्ड हो रहे हैं। ओके, समझ जाए आप। तो 0.14% ऐसा है जो करीब 1 डिग्री से ज़्यादा एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं। और करीब 8000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 90 डिग्री से अधिक एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा जो है वो डिफ्लेक्ट होने वाला 8000 में एक है। और करीब 20000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा मिलता है जो 180 डिग्री से भी वापस लौट आता है। ओके, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था जो हम लोग अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से देखे हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ, इसी के आधार पे क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कंक्लूजन आया कि इस एक्सपेरिमेंट से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, इस एटम के भीतर बहुत सारा जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो खाली है। ठीक है, ये खाली है। देयर एग्जिस्ट ए हेवी पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ देखिए, चूंकि अल्फा पार्टिकल जो था ये पॉजिटिवली चार्ज था और ये अल्फा पार्टिकल आगे गया और बहुत ही कम, करीब 20000 में एक अल्फा पार्टिकल है जो टकरा के वापस लौटा है। इसका मतलब कि जरूर इसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और उसी के रिपल्सन से ये वापस लौटा है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी ए हेवी पॉजिटिवली चार्ज मैसिव बॉडी। ठीक है, मैसिव बॉडी इसलिए कि ये पार्टिकल इससे टकरा के वापस लौटा है। तो आप पढ़े होंगे इलास्टिक कोलिजन में कि अगर कोई बॉडी मैसिव होता है तो हम अगर उस पर किसी चीज़ को इंसिडेंट कराते हैं तो वो टकरा के वापस लौट आता है। तो हेवी मैसिव बॉडी है जो इसके सेंटर पे, जिसका नाम हम लोग आगे न्यूक्लियस देंगे, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये कंक्लूजन निकला कि जरूर एटम के भीतर सेंटर पे एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज मैसिव बॉडी बैठा है
जिससे टकरा के 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट रहा है। और तीसरा कंक्लूजन आया कि करीब इंटायर मास जो है और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब इसके न्यूक्लियस पे ही, सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है। यहीं पे टोटल मास भी कंसंट्रेटेड है ऑलमोस्ट, और यहीं पे टोटल चार्ज भी कंसंट्रेटेड है। ऐसा इस ऑब्जर्वेशन से देखने से पता चल रहा है। तो इसके आधार पे ही रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो इन्होंने इस मॉडल में क्या बातें रखी? तो इन्होंने थॉमसन के प्लम पडिंग मॉडल के पहले कंसेप्ट को डाला कि एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम स्फेरिकल है शेप में, और एक हेवी पॉजिटिवली चार्ज मैसिव बॉडी इसके सेंटर पे लोकेटेड है, जिसका नाम इन्होंने न्यूक्लियस दिया। तीसरी बात कि ऑलमोस्ट इंटायर मास और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा इसके न्यूक्लियस पे ही कंसंट्रेटेड है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने सोचा क्या कि सेंटर पे तो हम न्यूक्लियस बना लिए, यहीं पे प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास इसी सेंटर पे कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है। ये एक तरह से एक छोटा सा सोलर सिस्टम बन गया। सोलर सिस्टम में सन इज एट द सेंटर एंड डिफरेंट प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग। हियर न्यूक्लियस इज एट द सेंटर and around that electrons are revolving. So our atom, you may say that it is a miniature solar system, एक छोटा सा सोलर सिस्टम। अब देखिए इसमें एक चीज और देखना है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में होता है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, तो टुवार्ड द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि जब तक ये फोर्स नहीं लगेगा तब तक कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता है। तो ये फोर्स कहाँ से आएगा? तो ये प्रोटॉन के अट्रैक्शन के कारण, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करेगा कूलॉम फोर्स से, यही कूलॉम फोर्स इसको रोटेट करने में मदद कर रहा है। मतलब दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने अगली बात में कहा कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है that is provided by the, ठीक है, that is provided by the coulombic force of attraction. The necessary centripetal force for the circular motion of electrons is provided by the coulombic attraction of the nucleus. ठीक है। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस के साइज को भी एस्टिमेट किया था कि न्यूक्लियस का साइज अबाउट 10 to the power -15 मीटर है और एटम का अबाउट 10 to the power -10 मीटर है। ओके। तो दैट वाज फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल। हम लोग रदरफोर्ड्स मॉडल के बेसिक कंसेप्ट को सीख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग इनके डेरिवेशन को देखेंगे कि इन्होंने फार्मूला क्या निकाला, और कुछ और नए कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, फिर इनका ड्रॉबैक, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। ओके। तो दैट्स ओवर फॉर टुडे।